नमस्ते। जरा अपने चारों तरफ देखिए। मजबूत बिल्डिंग से लेकर हमारे हाथ में जो फोन है, ये सब कुछ एलिमेंट्स से बने हैं, जिन्हें हम मेटल्स और नॉन मेटल्स कहते हैं। लेकिन आखिर वो कौन सी चीज है जो किसी एलिमेंट को मेटल बनाती है? तो चलिए आज मेटल्स की इस दुनिया में और गहरे उतरते हैं और उनके एटम्स के अंदर छिपे असली राज को जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक सवाल। जरा स्क्रीन पर दिख रहे इन चीजों को देखिए। एक कार, कुछ सिक्के, बिजली के तार और हमारे किचन के बर्तन। इन सब में क्या कॉमन है? ये सब धातु से बने हैं। पर धातु होने का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ शाइनी होना या हार्ड होना ही काफी है? आइए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम उन क्लूज को देखेंगे जो हमें साफ साफ दिखते हैं और जिन्हें हम फील कर सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं धातुओं के फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी भौतिक गुणधर्म। सबसे पहली चीज जो नोटिस होती है वो है चमक। अपने प्योर फॉर्म में मेटल्स की सरफेस एकदम शाइनी होती है। जरा सोने चांदी की ज्वेलरी के बारे में सोचिए, उनकी यही चमक तो उन्हें इतना वैल्यूबल बनाती है। और धातुओं के इसी गुण को हम कहते हैं धात्विक चमक। अब बात करते हैं आघातवर्धिता की। ये शब्द सुनने में थोड़ा हैवी लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये मेटल्स की वो एबिलिटी है जिससे उन्हें पीट पीट के पतली शीट्स में बदला जा सकता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम फॉयल, जो हम सबके किचन में होता है। और ये वाला तो वाव कमाल का है। तन्यता यानी मेटल्स को खींचकर पतले तार बनाने की एबिलिटी। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 1 ग्राम सोने से करीब करीब 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। जी हां, आपने सही सुना, 2 किलोमीटर। इसी गुण की वजह से हम कॉपर जैसे मेटल के तार इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज कर पाते हैं। अच्छा, इसके अलावा धातुएं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की भी सुपर्ब कंडक्टर्स होती हैं। मतलब वो गर्मी और बिजली को बहुत आसानी से अपने अंदर से पास होने देती है। यही वजह है कि खाना पकाने के बर्तन मेटल के होते हैं, ताकि वो जल्दी गर्म हो, और बिजली के तार कॉपर के। और फाइनली एक और प्रॉपर्टी है ध्वनिकता। जब मेटल किसी हार्ड चीज से टकराता है तो एक रिंगिंग साउंड पैदा होती है। स्कूल की घंटी याद है? वो मेटल की इसीलिए होती है ताकि उसकी आवाज दूर तक गूंजे। तो ये थे कुछ बाहरी गुण: चमक, आघातवर्धता, तन्यता, कंडक्टिविटी और ध्वनिकता। तो अब तक तो लग रहा है कि हमने मेटल्स की पहचान का फॉर्मूला ढूंढ लिया है ना? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। साइंस रूल्स और एक्सेप्शंस से भरा है। चलिए देखते हैं कि कैसे कुछ एलिमेंट्स इन रूल्स को तोड़ते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये रूल्स तो बड़े सिंपल हैं, पर साइंस इतना भी सीधा नहीं होता। असल में हमारी ये डेफिनेशन कई बार धोखा दे जाती है। देखिए, ज्यादातर मेटल्स कमरे के तापमान पर सॉलिड होते हैं, पर पारा यानी मर्क्यूरी एक लिक्विड मेटल है। ज्यादातर धातुएं हार्ड होती हैं, पर सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। और तो और आयोडीन, जो कि एक नॉन मेटल है, वो भी मेटल्स की तरह चमकदार होता है। इसका मतलब सिर्फ बाहर से देखकर हम जज नहीं कर सकते, हमें और डीपर जाना होगा। तो चलिए अब इन्वेस्टिगेशन के नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। अगर बाहरी लुक धोखा दे सकता है, तो असली पहचान उनके बिहेवियर में छुपी होती है। मतलब वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ केमिकली रिएक्ट कैसे करते हैं। सो व्हाट कैन वी डू? हम कुछ टेस्ट कर सकते हैं। पहला, हम देखेंगे कि ये एलिमेंट्स हवा में ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल्स आमतौर पर ऑक्सीजन से मिलकर बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, जबकि नॉन मेटल्स बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। फिर हम देखेंगे कि वो पानी के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, कुछ एकदम फास्ट, कुछ धीरे धीरे और कुछ बिल्कुल नहीं। और आखिर में हम उन्हें एसिड में डालकर देखेंगे। यही बिहेवियर उनकी असली पहचान बताएगा। पानी के साथ रिएक्शन की बात करें तो यहां भी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। सारी धातुएं एक जैसी नहीं हैं। सोडियम और पोटेशियम तो ठंडे पानी में भी आग पकड़ लेते हैं। मैग्नीशियम सिर्फ गर्म पानी से रिएक्ट करता है, और एल्यूमिनियम और लोहे जैसी धातुएं वो ना ठंडे पानी से रिएक्ट करती हैं ना गर्म पानी से। उन्हें रिएक्ट करने के लिए स्टीम यानी भाप की जरूरत होती है। ये वैरायटी हमें उनके नेचर के बारे में बहुत कुछ बताती है। अब ये तो साफ है कि कुछ मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव हैं और कुछ कम। तो सवाल उठता है, कौन सी धातु सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, या कहें कि सबसे ज्यादा पावरफुल है? क्या इसका पता लगाने का कोई तरीका है? जी हां, बिल्कुल है। इसका जवाब हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। इसे आप एक तरह का रेसलिंग मैच समझ सकते हैं। जब एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल को कम रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला जाता है, तो ज्यादा पावरफुल मेटल कमजोर वाले को उसकी जगह से हटाकर खुद बैठ जाता है। ये पावर का सीधा सीधा डेमोन्स्ट्रेशन है। ये देखिए, इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल।
जब एक लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाता है तो थोड़ी देर बाद सॉल्यूशन का रंग हल्का हरा हो जाता है और कील पर तांबे की एक ब्राउन लेयर जम जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोहे ने तांबे को उसके सॉल्यूशन से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। इससे क्या साबित हुआ? सीधा साधा हिसाब, लोहा तांबे से ज्यादा रिएक्टिव है। ऐसे ही बहुत सारे मैचेस के बाद साइंटिस्ट ने एक पूरी लिस्ट तैयार की है जिसे कहते हैं सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज। ये मेटल्स की एक तरह की रैंकिंग लिस्ट है। सबसे ऊपर है मोस्ट रिएक्टिव मेटल जैसे पोटेशियम, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं रिएक्टिविटी कम होती जाती है, और सबसे नीचे सोना और चांदी जैसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये सीरीज हमें बताती है कि कौन किसे डिस्प्लेस कर सकता है। तो हमने मेटल्स को बाहर से देखा, उनके बिहेवियर को समझा, उनकी पावर रैंकिंग भी कर ली, पर अब हम आ रहे हैं असली राज पर। ये सारा बिहेवियर, चमक से लेकर रिएक्टिविटी तक, आखिर होता क्यों है? इसका जवाब एटम के बहुत अंदर इलेक्ट्रॉन्स के खेल में छुपा है। तो इस पूरे खेल के पीछे की वजह क्या है? वजह बहुत सिंपल है। हर एटम का एक ही सपना होता है, स्टेबल होना। और स्टेबिलिटी तब मिलती है जब उसका सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन शेल पूरी तरह से भर जाता है, जिसे हम स्टेबल ऑक्टेट कहते हैं। नेचर में नोबल गैसेस के अलावा किसी के पास ये पूरा भरा हुआ शेल नहीं होता, इसीलिए बाकी सब एलिमेंट्स इसी गोल को पाने के लिए रिएक्ट करते हैं। चलिए इसे सोडियम और क्लोरीन की कहानी से समझते हैं। सोडियम एक मेटल है जिसके आउटर शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। स्टेबल होने के लिए वो बस इस इलेक्ट्रॉन से छुटकारा पाना चाहता है। दूसरी तरफ क्लोरीन एक नॉन मेटल है जिसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां एक परफेक्ट डील होती है। सोडियम अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है एंड दैट्स इट। इस लेन देन के बाद दोनों के आउटर शेल्स भर जाते हैं और वो दोनों स्टेबल हो जाते हैं। यही मेटल्स और नॉन मेटल्स का बेसिक नेचर है। धातुएं हैं गिवर्स और अधातुएं हैं टेकर्स। तो जब एक मेटल इलेक्ट्रॉन देता है और नॉन मेटल उसे ले लेता है तो क्या होता है? हाँ, वो स्टेबल हो जाते हैं। पर इस लेन देन का एक और रिजल्ट होता है, एक बहुत ही मजबूत रिश्ते का जन्म। देखिए, जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो वो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बन जाता है, और जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो नेगेटिव चार्ज वाला आयन बन जाता है। अब हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पार्टिकल है, और हम सब जानते हैं ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। ये अट्रैक्शन फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि इसी मजबूत बॉन्ड को हम आयनिक आबंध या आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और इसी मजबूत आयोनिक बॉन्ड की वजह से जो कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे हमारा कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड, उनमें कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं। वो सॉलिड और हार्ड होते हैं, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं, क्योंकि इस मजबूत बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी लगती है। वो आमतौर पर पानी में घुल जाते हैं, और जब वो घुलते या पिघलते हैं तो उनके आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप खाने में नमक डालें तो याद रखना, वो सिर्फ एक मसाला नहीं है, वो एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच हुए एक अमेजिंग डील की कहानी है, एक इलेक्ट्रॉन के सफर की कहानी, और एक ऐसे पावरफुल अट्रैक्शन की कहानी जो अरबों एटम्स को एक साथ जोड़े हुए है। जरा सोचिए, हमारे चारों ओर की साधारण चीजों में ऐसी ही कितनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी कहानियां छुपी हैं।